सुनाई है, पूरी इंग्लिश में भरी पड़ी है और जो समझ में आया मैंने बता दी। ये तो सरकारी लेटर है, सरकार क्या बोल रही है आपकी मांगों के ऊपर, मैंने तो वो बताइए भाई आप लोगों को, समझा। ये आप कोई कोट टाई वाला लपेटा लाते है, मिल गई खुशखबरी, होगी बल्ले बल्ले, आज मिल जाएगा इतना, कल आ जाएगा एरियर, आज निकल गया 568 सर्कुलर, 3 लाख से 6 लाख का बेनिफिट। बाबा जी का ठल्लू, ज्ञान है नहीं, देखने वाले हैं मेरे भाई वो, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं होगा उस जागरूकता के बारे में तो वो तो देखेंगे भाई, उनको तो सच लगेगी। पर अब देख लो, अब तो सबको जानकार होगी। अरे जो आपके हाथ में फोन है ना, गूगल है, गूगल के ऊपर गूगल कर लिया करो, सारी सच्चाई वहां से निकल जाएगी। चाहे मेरी भी कर लो वहां गूगल पे जाके, मेरा भी जन्म कुंडली बता देगी। और इन पॉलिसियों के बारे में गूगल से ज्यादा कहीं नहीं है, सारे सरकारी लेटर गूगल के ऊपर हैं। सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे, वो बहुत जरूरी है। फैमिली पेंशन हो, सर्विस पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, पूरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी अभी हम कपिल भाई से ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, भाई आप मेरे को लाइव देख रहे हो और एक बड़ी खबर लेके आया हूं। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, मेरे पास में एक लेटर आया है, बंद है अभी, और भी भाई जुड़ जाते हैं। जब तक 38 सेकंड हो गई हैं, लाइव है। गर्मी बहुत जबरदस्त, ऐसा लग रहा है भगवान बेलचा लेके ऊपर से आग बरसाने लग रहा है। चलो भाई जुड़ते रहेंगे। आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ भारत सरकार सेवा, नीचे लिखा हुआ है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से ये लेटर आया है। बंद है बिल्कुल, आप लोगों के सामने इसको खोल लेंगे और देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। इस लेटर में क्या आया है, पूर्व सैनिकों के लिए क्या लिख के भेजा है, क्योंकि मेरे को भी नहीं मालूम है। तो आप लोगों के सामने लेटर भी लेके बैठा हूं और भाई कैंची भी है मेरे हाथ में, तो इस लेटर को खोल लेंगे और देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने, जिसके रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ साहब जी और भारत देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सैनिकों के लिए क्या खुशखबरी भेजी इसमें। तो भाई मैं ये लेटर खोल रहा हूं, ध्यान रखते हुए कदे कटना चाहिए। ये ऊपर देख रहे होगे नाम है इसमें कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। तो भाई ये लेटर, इस लेटर से निकालते हैं, लेटर से पत्थर निकालते हैं। बड़ा है, पेज भी मेरे ख्याल में 1 2 3 और 4 पेज का लेटर है। जबरदस्त बात है, 4 पेज का लेटर है। 13 मांगे हैं। रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से लेटर आया है। सब्जेक्ट है इशू राइज्ड बाय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। This department has been the receiving several representation from Sabka Sainik Sangharsh Committee related of pensionary and other matter in respect of armed force personnel। बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ गई, क्योंकि इंग्लिश का ज्यादा मेरे को, मैं भी कहता नहीं हूं। इंग्लिश को 3 ही व्यक्ति जानते हैं, एक जयपुर से गोल टोपी वाला और एक कोट टाई वाला यूट्यूबर कैप्टन और एक भिवानी सिंह जी। ये 3 बहुत ही बड़े, ये तो ऐसा लगा लो जैसे अमेरिका को और इंग्लैंड को भी ये इंग्लिश सिखा के आए। तो जितने मेरे को मालूम है मैंने उतनी बता दी। बिल्कुल गंभीर होके इस लेटर को पूरा बताता हूं भाई क्या है। देखो मैंने भी अभी अभी ये खोला है लेटर, और बहुत अच्छी बात है कि चलो रक्षा मंत्रालय से
हमारे सैनिकों के पास में लेटर आता है जब हम अपनी कोई मांगे उठाते हैं। अगर आप पिछले सालों में जाके देखते होंगे तो हमारे पास में पहली बात तो कोई हमारी मांगों को ही नहीं उठाता था। दूसरी बात, रक्षा मंत्रालय से कोई लेटर हमारे को मिलता ही नहीं था। हमारी मांगों को उठाने वाले थे जो ऑफिसर हेड संस्थाएं थी वो। और आज जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है भाई, कि वो 14 सालों से संघर्ष कर रही है जवानों को जागरूक करने के लिए। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद में पूरे हैं इसमें सारी वन रैंक ऑन पेंशन मिलिट्री सर्विस पे क्या जवाब दे रही है भाई, जो सरकारी विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, या हम तो पीएमओ कहेंगे, पीएमओ के रक्षा मंत्री हैं भाई, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से भी ऊपर माननीय प्रधानमंत्री है, जिसके पास संविधान ने अधिकार शक्तियां दे रखी हैं कि लास्ट अथॉरिटी वही है, मतलब डिसीजन लेने की। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का इतने बड़े सालों का संघर्ष है कि आज हम रक्षा मंत्रालय में अपनी मांगों को रखने लग गए। और देखो, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग भी बहुत खींची जाती है। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की भी बहुत टांगे खींची जाती हैं। मेरे पास में बहुत ही एक अच्छी बात बताऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक पत्रकार महोदय ने क्या कहा कि सच नाणे के लिए नहर में उतर गया, सच नाणे के लिए नहर में उतर गया और इतनी देर में झूठ उसके कपड़े उठा के भाग गया, इतनी देर में झूठ उसके कपड़े उठा के भाग गया। अब झूठ तो सच के कपड़े पहने घूम रहा है, झूठ सच के कपड़े पहनते हुए घूम रहा है और सच नंगा समाज में घूम रहा है। मतलब सच नंगा, क्योंकि इसके कपड़े तो पहले ही लेके भाग गया झूठ। तो ऐसा ही है। तो हम अपनी बात पे आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पहले टोटल मैं बता देता हूं, इसके अंदर भाई 4 पेज का लेटर है और 13 पॉइंट के ऊपर उन्होंने जवाब दिया है। 13 पॉइंट में मेरे हिसाब से सारे पॉइंट इसके अंदर आ गए, सारे के सारे। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ इज ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर इट इज 2.81। बहुत बढ़िया सवाल सबका कमेटी की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय में टेका गया, भारत सरकार तक पूछाया गया कि हमारे को 2.81 क्यों नहीं मिला। बहुत बढ़िया सवाल ये। इसके ऊपर जो सरकार जवाब देती है कि द 7 CPC अप्लाइड एंड द इंडेक्स ऑफ द रिलेशन स्टेशन, पता नहीं क्या तक क्या है। इसके अंदर सीधी बात करते हैं हिंदी में, पे बैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे आके कहते हैं एट दी PB1 दिस इंडेक्स ऑफ 2.57। मैं थोड़ा टेढ़ा हो लूं, आप लोगों को भी दिख जाएगा। 2.57 2.67 और 2.72 2.81 अलग अलग जो पे लेवल था उनमें अलग अलग दिया गया क्या, फिटमेंट फैक्टर। जबकि नीचे जाके 2.81 के लिए बोल रहे हैं चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी द इंडेक्स हैज बीन फिक्स्ड एट 2.81। क्यों भाई? हम भारत के नागरिक नहीं, हमारे को आर्टिकल 14 से लेके 18 हमारे को समानता का अधिकार देता है, तो हम उससे समानता के अधिकार में नहीं आते। ये कोई पूछने वाला हो कि जो निचला कर्मचारी है, जो मान लो एक छोटा सा उदाहरण, जो नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है, जो पूरे देश की सफाई करता है, यहां तक जो बड़े बड़े मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, पीएमओ हाउस है, सबकी सफाई करता है, उसको 2.57। ये पहली बार हुआ 76 साल के इतिहास में, पहली बार हुआ ये कि अलग अलग पे लेवल में दिया। ये भाई इनका जवाब है। दूसरे में आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ ORP नोट अप्लाइकेबल फॉर प्रीमेच्योर रिटायर हु गेट PMR 1/7/2014। बहुत बढ़िया सवाल और जवाब भी देखो इनका। एज पर दी MOD लेटर डेट 7/11/2015 एंड 4/1/2023 फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ORP पर्सनल हु OT to get discharge on after 1/7/2014 on request under relevant rule are not entitled to the benefit ORP। ये सीधा कह रहे हैं
कि जो 1/7/2014 के बाद में रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आया है, उनको OROP नहीं मिलेगी। और इसमें भी देखो कि गजब की बात लिखी है एक नीचे, द प्रिंसिपल ऑफ ORP कंटेंट इन गवर्नमेंट लेटर डेट 7/11/2015 हैज बीन upheld by Honorable Supreme Court wide its order date 16/3/2022। ये पहली बार में इन्होंने इसके अंदर जो जवाब देते हुए तो इन्होंने एक्स सर्विसमैन मूवमेंट मेजर जनरल सतवीर ने जो केस किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी हवाला दे दिया कि ये जो पॉलिसी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अब जो 1/7/2014 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं, अब तो बहुत लाखों सैनिक हो गए होंगे ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज, उनको वो आरोपी नहीं देंगे। गजब। अब कोई पूछने वाला हो मेजर जनरल सतवीर साहब से कि 1 रैंक ऑन पेंशन का केस क्यों किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्या मांगे थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसमें हमारी कौन सी मांगे मानी गई, कोई बता सकता उसमें? ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर निकला है ये बहुत प्रभावित करेगा हमारे को। मतलब एक तरफ से सरकार भी इस ऑर्डर का भी हवाला दे रही है। मतलब ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला ये एक तरह से सरकार के पक्ष में चला गया। इससे बड़ी और भाई मैं क्या समझाऊं। तीसरा पॉइंट, इक्वल MSP मिलिट्री सर्विस पे शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओज एज विल एज ऑफिसर। इसके अंदर भाई मोटा मोटा बता देता हूं, द मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 6th CPC। चलो छोड़ो इस बात में भी। ये क्या कह रहे हैं लास्ट में, 7 CPC वाइड इट्स पैरा 6(2)(113 स्टार्टेड दैट द कमीशन डज नॉट सी एनी मेरिट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि CONPA कमीशन ने ऑफिसर के लिए 15,500 और जवान जेसीओ के लिए 5200 रुपये, और ये बिल्कुल ठीक है। दी गवर्नमेंट एक्सेप्ट दी रिकमेंडेशन एंड द अकॉर्डिंगली आर्मड फोर्स पे रूल रेगुलेशन 2017 वेयर द इशूड। ये भाई बिल्कुल ठीक मान रही है सरकार इसको कि जो जवानों को 5200 रुपया मिलती है, ऑफिसर को 15,500, बिल्कुल ठीक है। अब ये सरकार के जो आप देख लो। चौथा पॉइंट है, ऑफिसर हैव बीन द मोर बेनिफिटेड देन जवान एंड होनरेरी रैंक इन द फिक्सन ऑफ पेंशन अंडर ORP सेकंड। ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कि ऑफिसर को सबसे ज्यादा फायदा होया 1 रैंक ऑन पेंशन में और जवानों को कम हुआ। इसके ऊपर ये कह रहे हैं पॉलिसी का नाम लिख के, दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इशूड वाइड MOD लेटर डेट 7/11/2015 हैज बीन द upheld by the Honorable Supreme Court wide order date 16/3/2022 in right petition number 419/2016 filled by Indian ex सर्विसमैन मूवमेंट। ले भाई इसका भी नाम आ गया, पहली बार इसका नाम आया है। एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के ने जो केस किया था पहली बार। लेटर मेरे पास में बहुत सारे होंगे, देखो ये 4-5 पड़े होंगे। सारे लेटर हैं जो रक्षा मंत्रालय से आए हैं, पिछले सालों में आए हैं केस जीतने के बाद में भी। ये सारे रक्षा मंत्रालय की आप देखोगे सारी चिट्ठियां हैं। पर ये पहली बार हुआ है कि जो आदमी ये बोल रहे थे ना कि भाई कि मेजर जनरल साहब ने दिला दी, मेजर जनरल साहब ने दिला दी। अब मेजर जनरल साहब के जो केस किया था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने, उसका ये मेरी उंगली है, आप इसको देख सकते हो। तो उससे जो OROP का माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया था उसका हवाला दे रहे। बताओ, इस सरकार से हम अपने जायज हकों की मांग कर रहे हैं तो सरकार इस
जो मेजर जनरल इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने जो केस किया था और जिसका फैसला 2022 में आया था, उसका हवाला देते हुए हमारी मांगों को नजरअंदाज करिए, मतलब हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है कि देखो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का लेटर ऑर्डर आ चुका है और आपकी मांगे जायज। ये मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं मेजर जनरल साहब का कि आपने हमारे पेट पे तो लात मारी मार दी। अब आपका ऑर्डर भी हमारे आगे आने लग गया। अब आपके ऑर्डर का वो कागजों में लिख के उदाहरण पर पेश कर रहे हैं सरकार। ये पहली बार किसी लेटर में उनका नाम आया है मेरे पास में तो भाई, कि सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ओआरओपी का जजमेंट निकला था उसको सुरक्षा कवच बना रही है जवानों की मांगे पूरी ना करने के लिए। अगर जवान ये कहते कि हमारी मांगे हैं जी, जायज हैं जी, हमारे को आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया। आर्टिकल 14 तो ये कहता है समान काम समान बत्ती। तो अब देखो सरकार किस तरह से इसका ऑर्डर कार मेजर जनरल साहब ने कोई पूछने वाला हो केस कराया क्यों था आज तक तो हमने तो पता नहीं लगा, क्या मांग थी ये नहीं पता लगा। वो मेरे पास में पड़ा, पता नहीं कितने पेज का उनका जजमेंट है। हमारी तो भाई कर दिया। 5वें नंबर पे है रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ द विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। देखो कितने बढ़िया पॉइंट ठा रखे हैं। देखो ये सब का कमेटी ने आधे तो ये जो कमेटियां बना के कोई गोल टोपी लगा के घूमता, कोई कहीं से बैठ के बोलने लग जाता है माइक के ऊपर, कोई कोट टाइट पहन लेता है, जिनको कई ज्ञान नहीं। वो कहते हैं कहावत है ना, जेब में 10 रुपये नहीं पर किराया करेंगे अमेरिका का। ना तो उनके पास वो क्या कहते हैं, एक और भी कहावत है, नुबला कुछ कर रहा है, नुबला कुछ नहीं कर रहा, चारपाई तोड़ रहा हूं। तो ये सारे चारपाई तोड़ने वाले हैं। कितने अच्छा पॉइंट है ये सैनिक विधवा माता बहनों के लिए। पर इसके अंदर सरकार क्या जवाब दे रही है कि एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस 2016-17 वाइड पैरा 16 of its 32 report the proposal regarding increasing the pension of widow equal to pension of the deceased soldier was the examined। मतलब इसको खारिज कर रही है। ऊपर कह रही है एज पर द एक्टिंग पॉलिसी द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज द कैलकुलेटेड 30% एंड 50%, कि भाई ये पॉलिसी है, ये सब के लिए है कि जो जीवित जो फौजी जिंदा फौजी है जो जी रहा है वो अपने जीवन काल में 50% लेगा लास्ट वेतन का। और वो जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर 67 साल से पहले होती है तो भाई उसको 7 साल तक मिलेगी और 67 के बाद में उसकी पेंशन 30% आ जाएगी। जबकि फौजी ले रहा था कितनी 50%, 20% कम हो जाएगी। सबका कमेटी ने प्रश्न तो उठाने के लिए खूब बढ़िया चोटा मार रखा है। देखो इसमें कोई शक नहीं, इनमें सारे आएंगे। डिमांड फॉर द इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर एंड जवान। ये देखो भाई विकलांग सैनिकों के लिए, दिव्यांग सैनिकों के लिए 6 नंबर पॉइंट है। मेरी उंगली है जित नीचे, ये देख लो। इसके अंदर भी क्या कह रहे हैं भाई साहब रक्षा मंत्रालय के अधिकारी कि दी रेट डिसेबिलिटी एलिमेंट 30%, 100% जो लास्ट वेतन होता है उसका 30% हम देते हैं। तो वही ये तो सीधा सीधा भेदभाव हो गया। अब जिसका लास्ट वेतन 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसको 30% में तो बहुत कुछ मिलेगा। और वही अगर बैटल कैजुअलिटी इनवैलिड आउट ऑफ बोर्ड बैटल कैजुअलिटी में है तो उसको 60% मिलेगी, उसकी पेंशन ही 2.5 लाख चली जाएगी। अब एक जवान जो 37,000 बेसिक पेंशन से रिटायरमेंट आ रहा है वो, तो उसकी जो नॉर्मल पेंशन है 30% जाके जो बनेगी, मतलब एक नायक कितनी ले रहा है 20,000 रुपये, 20,000 में से उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 50% 6,000 रुपये के करीब बनेगी। तो सीधा सीधा ये एक तरह से स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये भेदभाव है।
पर पूरा नहीं करेंगे। बेसिक पेंशन से जोड़ दी डिसेबिलिटी पेंशन। क्यों भाई? ये तो शरीर दिव्यांग हुआ है, देश की सेवा कर रहा था बॉर्डर पे, और देश का काम करते हुए वो माइन में, बम ब्लास्ट में, तोप के गोलों में, या गोली लग गई, या पहाड़ी से गिर गया, या बर्फ लग गई, तो घर का तो काम नहीं कर रहा था भाई वो। तो ये तो एक तरह से डिसेबिलिटी पेंशन को अलाउंस में बनाना चाहिए, ये तो फिक्स करना चाहिए। ये भी सीधा सीधा आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। 7वां, रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु द सर्विस लेस देन 15 ईयर एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 और 1971 वार। देखो कितना बढ़िया है। ये है रिक्वेस्ट जो पेंशन है उनके लिए जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक हैं, और भाई उनको 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 11 साल में घर भेज दिया गया। उनकी पेंशन का सबका कमेटी ने पॉइंट रखा, और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ये पेंशन पॉलिसी है 2/3 की। उसके अनुसार उनको सिर्फ 9,000 रुपये ही बनते हैं उनके, पर जो पूरी पेंशन है वो 15 साल की नौकरी करने के बाद में ही बनती है। भाई देखो, मैं तो ये कहता हूं कि 15 साल की तो उन्होंने भी नौकरी करी है, करिगल के बाद में जो भर्ती हुए हैं, और करिगल के बाद में तो कोई युद्ध होया भी नहीं है, वो आज रिटायरमेंट भी आ गए। और अगर हमारे बुजुर्गों की बात करें हम, जिन्होंने 62, 65, 71 में दुश्मन देशों को धूल चटाई थी, आज वो 9,000 रुपये, और आज तो हजारों की संख्या में बचे हुए। पर देखो उनका भी किस तरह से केंद्र सरकार दमन कर रही है कि उनको न्याय नहीं दे रही। अब ये पॉइंट किसने उठाने थे? ये पॉइंट जो फील्ड मार्शल करिप्पा जी ने जो लीग बनाई थी, इतने साल वो लीग बनाई थी 64 में और 65 में ही। देखो 65 तक, आज तक सिर्फ चाय पकौड़े खा रहे हैं, चाय पकौड़े खा के, और पूर्व सैनिकों की जो 97% है उनकी एक जगह भीड़ दिखा देंगे राजनीतिक पार्टियों को, और कोई मेरा बेटा राज्यपाल बन के जा रहा है, कोई सांसद बन के जा रहा है, जबकि इनके हक की बात इन्होंने आज तक तो करी नहीं भाई। मैंने तो आज तक ऑफिसर हेड उसका कहीं भी पत्र देखा नहीं है कि उन्होंने कभी पूर्व सैनिकों की बात करी हो। वो और तो छोड़ो, जो जयपुर वाला गोल टोपी वाला है वो तो सूबेदार है 25 साल से, जवानों का सिक्योरिटी एजेंसी में जो सिपाही से हवलदार तक है उनका भी खून चूस रहा। आज तक 25 साल में उसी ने लेटर ना लिखा, वही तो इंग्लिश का प्रोफेसर है। बताओ, और बात करवा लो कितनी, गोल टोपी लगा लो, तिरछी टोपी लगा लो, यहाँ पे सकाब भी बांध कह रहा दिल्ली। मेरा बेटा 23 जुलाई को यहां तक इतनी गर्मी में सकाब, जैसे ये कोई उसमें जिसमें मैस में आया हुआ है। बताओ रे जंतर मंतर पर क्या मतलब था सकाब? अरे देसी रहना मेरे भाई, जितना देसी दिखेगा उतना लोगों का विश्वास बनेगा। अंग्रेज बनता कोई ना बनता, मैं भी तो बैठा हूं पीछे, मेरे चारपाई पड़ी है, चारपाई पे सारे कागज पड़े हैं। 9वां पॉइंट भाई, रैंक वेंटेज। रैंक वेंटेज से बहुत नुकसान हुआ, और रैंक वेंटेज की बात करते हुए सबका कमेटी ने इसको कहा कि भी रैंक वेंटेज की दोबारा बहाली की जाए। तो सरकार क्या बोली कि 6 पे कमीशन में इसको ले लिया, और 6 पे कमीशन से पहले मिनिमम 33 ईयर जो सर्विस होनी चाहिए थी, तो 50% उसको लास्ट वेतन की पेंशन मिलती थी, पर 6 पे कमीशन में सबके लिए लास्ट वेतन की 50% कर दी। अब कई भाई ये कहते हैं कि कपिल भाई हमारे को तो 50% वेतन पेंशन मिलती थी। नहीं भाई, गलत है, आपको पता ही नहीं। 2006 से पहले और 1973 के बाद, 1973 से लेके 2006 के बीच में जो सिपाही से हवलदार तकरीबन यही हैं जिन्होंने कलर सर्विस नहीं करी, क्योंकि 33 साल कोई कर नहीं सकता था, चाहे सिपाही था, चाहे नायक था, चाहे हवलदार था, तो उनमें वेंटेज मिलता था। उस वेंटेज को मिला के उनकी जो पेंशन बनती थी वो 32% से लेके 38% बनती थी, कम से कम 32%।
तो 1974 में जवानों की जो पेंशन 75% से ज्यादा होती थी उसको 50% नहीं किया गया, उसको किया गया था 33%। और जो सिविल के जो अधिकारी थे या हमारे वाले अधिकारी थी, इनकी पेंशन को 33% से किया गया था 50%। और 2006 के पे कमीशन में जो ऊपर वाले थे 2006 के बाद में कंपलसरी कर दिया कि 2006 के बाद में जो भी रिटायरमेंट आएगा उसको 50% देंगे। पर 2006 से पहले वाले जितने रिटायरमेंट आए उनको उनकी जो पेंशन थी वो 50% नहीं की गई, उनकी पेंशन 50% की गई 2016 के सर्कुलर नंबर 568 में जो निकला था 2016 में। और उससे पूर्व सैनिकों को 3-3 लाख रुपए का एरियर मिला था। मतलब जो अगर कोई 1980 में, 1975 में या 1995 में कोई सिपाही हौलदार 15 साल में आ गया, 16 साल में आ गया, 17 साल में आ गया, तो उसकी पेंशन थी 32 से 36% के बीच में। और उनकी वो पेंशन रही 2016 तक। 2016 में 568 सर्कुलर निकला, उससे उसकी पेंशन में 50% की गई और उनको भाई 3 लाख से ऊपर होया। ये है 568 सर्कुलर। पर जो वेंटेज है इसके लिए भाई इन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, 10वां प्रश्न बड़ा अच्छा है इसमें, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने टेक किया। डिमांड ऑफ 75% पेंशन ऑफ लास्ट पे डाउन। कितना सॉलिड पॉइंट है ये, क्योंकि 2008 में पे कमीशन आया था 7 और 1 साल तक वो रोक के रखा। और आप जब उसकी न्यूज खंगालोगे, गूगल करोगे, तो 2009 में मनमोहन सरकार ने 75% पेंशन देने की हाँ भर ली थी। मैं नहीं कह रहा ये, आप जब गूगल सर्च करोगे तो जो बड़े अखबार हैं देश के, जो बड़े अखबार हैं इंग्लिश के, हिंदी के, वो कह रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ये कहते हैं ना कि नहीं 75%, तो ये लेटर तो अब आया है। वो एक है ना हमारे जिसके सिर पे बाल नहीं है, पता उसका नाम तो है भिवानी सिंह जी, क्या नाम है उसका, वो भी इंग्लिश का प्रोफेसर है। अब भिवानी सिंह जी आप पढ़ लो अगर दिख रहा होता है, और हिंदी बताना इस कि जो मैं पूछूं, क्योंकि इंग्लिश के तो तुम ही प्रोफेसर हो पूरे देश में, तुमने ही इंग्लिश वहां अमेरिका से करके आए हो, पढ़ लो भाई इसको। इसकी लास्ट लाइन ही पढ़ूंगा मैं। फ्यूचर देयर इज नोट प्रपोजल अंडर एग्जामिनेशन फॉर द चेंजिंग द एक्सटिंग पॉलिसी, कि फ्यूचर में कोई भी परीक्षण नहीं किया जा रहा है 75% का। ये भाई रक्षा मंत्रालय कैसे लिख देगा, जो भारत सरकार बैठी है वहां से कोई कमेटी बने तभी आएगी। पर 75% पे अगर ये जो 11वां पॉइंट, बेनिफिट ऑफ MACP में बी एक्सटेंडेड टू पर 2006 रिटायर आल्सो। MSP का भाई लाभ नहीं मिल रहा, आपने सब ने बेरा, जिसने केडर के लिए लिख के दे दिया कि मैं केडर नहीं करना चाह रहा, उसको तो मिल नहीं रहा, पहले वाले को तो मिलेगा कहां से। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जो सिविलियनों पे भी लागू है, कि अगर आपने लिख के दे दिया कि मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, तो जो जगह खाली है, जो रिक्त स्थान है, उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, उस कुर्सी के ऊपर जो काम होगा, जो कागज बनाने होंगे, जिन पे कागजों पे साइन करने पड़ेंगे, तो वो कौन करेगा। इसलिए आपको MSP का तो फायदा चाहिए, पर आप प्रमोशन नहीं लोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इन्होंने इसके लिए भी यही कहा है कि भाई इसके ऊपर सुधार करने की हम कोशिश करेंगे आगे। अब देखो क्या सुधार करेंगे, अब नई सरकार आएगी। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 1 मैन जुडिशियल कमेटी, जिसकी रिपोर्ट हमने इसमें बोला है कि रिपोर्ट्स बताओ कि क्या रिपोर्ट है उसकी, आज तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं लगी है। तो ये जो आप दे रहे हैं, रिपोर्ट सबमिटेड बाय द 1 मैन जुडिशियल कमेटी ऑन OROP इज अंडर एग्जामिनेशन
इन दी मिनिस्ट्री, मतलब जो रिपोर्ट वन मैन जुडिशियल कमेटी ने दी थी उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय परीक्षण कर रहा है, उसको देख रहा है, देखते ही रहना। पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेटिया अवार्ड टू द ECOS SSO who द पार्टिसिपेट 1965 एंड 1971। ये जबरदस्त पॉइंट है सबका कमेटी के, ऐसे हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता कि अगर बुजुर्ग सैनिक पूरे देश में 400 भी अगर जिंदा है, 300 भी जिंदा है, उनके बारे में भी सबका कमेटी सोच के चल रही है। 400 बुजुर्ग थे जिन्होंने 1962 में 1971 में दुश्मन देशों को धूल चटाई, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्योंकि वो बुजुर्ग तो मेरे हिसाब से या तो चारपाई पे बैठे होंगे या बीमार होंगे। वो तो सिर्फ उनको कोई गाड़ी में बाइक पे बिठा के पेंशन वाले दिन लेके जाता होगा, निकलवा लेता होगा, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? हम नहीं सोचना चाहिए। ये लास्ट में भाई इसकी कॉपी भी गणीय जगह की है उन्होंने, AGDP नेवी DAV हेडक्वार्टर और भाई पेंशन ग्रीवेंस CGD ये सबको करी है, और एक कॉपी भाई उन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को दे दी है। 4 पेज का लेटर है भाई। सारे पॉइंट मेरे ख्याल में मैंने क्लियर कर दिए होंगे इनके ऊपर क्या सोचना है। अब इनके ऊपर दुकान भी चला रहे हैं भाई बहुत सारे सैनिक संगठन है, कोई मिलिट्री सर्विस पे का केस डाल रहा है, कोई फलाने का केस डाल रहा है, कोई फलाने का केस डाल रहा है। पर इतना यकीन मानो कि ये जो लेटर आ रहे हैं ना, ये 1 साल जो आप लोगों ने मेहनत करी है ना जंतर मंतर पे, उसकी तुत्ती बोली है। 28 लाख पूर्व सैनिकों में तुत्ती बोली है। और सरकार तो ऐसे कर रही थी, ऐसे सांस जैसे ऑक्सीजन ना मिले ना, बीमार हो तो उसका दिल करता है ना, ऐसे कर रहे थे। ये आप लोगों की एकता और एक ताकत थी कि लोग, मतलब एक राजनीतिक पार्टी ने, या आप सरकार का ही नाम लूंगा मैं, कि उसने इस धरने को तोड़ने के लिए पिछले दरवाजे से गोल टोपी वाले को बुलाया, यूट्यूबर चैनल वाले को बुलाया, और आपकी एकता, आपकी एकजुटता, धरना नहीं टूटा। उन्होंने तो 17 सितंबर को कटवा में इस धरने को तोड़ दिया था, फिर भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने हार नहीं मानी, जंतर मंतर को नहीं छोड़ा। और वो जो तोड़ने वाले थे आज या तो वापिस जाके अपनी जगह पे बैठ गए, वहां से कोई ना कोई आए दिन लेटर निकालते रहते हैं, कपिल फौजी चोर है, कपिल फौजी ये। कोई यूट्यूबर कोट टाई पहन के नोएडा में बैठ के वीडियो बना रहे, बस इतना ही रह गया। कोई हवन कर रहा था रेलवे ट्रैक के ऊपर, कोई नया यात्रा निकाल रहा था, और जब देखे एक रेवाड़ी के अंदर एक मीटिंग में ताजमहल की तरह आलीशान में वो पनीर खा रहे थे, आपके पैसों के पनीर, और तो छोटो 13 लाख को भी लेके गायब होगी। पर मैं इसमें धन्यवाद करता हूं कि इतने सैनिकों ने सबका कमेटी के पैर खींचे, कि आज जिन्होंने पैर खींचे, कोई इलेक्शन में भाज रहा है, कोई कांग्रेस के झंडे ठाई घूम रहा है, कोई बीजेपी का ठेकेदार बन रहा है, कोई फलानी पार्टी का ठेकेदार बन रहा है, सबके चेहरे इस ये जो चुनाव की बारिश चल रही थी, सबके चेहरे धो गए, सबका नकाब बाहर आ गया। हम आज भी वहीं बैठे हैं। अरे मैं तो उस गोल टोपी वाले को भी कहता हूं, साहब जी क्या हुआ, रंग तो भगवान देता है, गोरा बना दे, काला बना दे, लीला बना दे, पर दिल काला नहीं होना चाहिए। दिल में कभी कालापन मत लेके आओ, दिल में ईमानदारी लेके आओ। टोपी लगाने से कोई सांप नहीं बन जाता, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। दिल जीतना पड़ता है, लोगों की मांगों के लिए आगे छाती लगानी पड़ती है। 25-25 सालों से सिक्योरिटी एजेंसियों के मालिक बनके पूर्व सैनिकों का खून चूस रहे, कहते हैं हम कर देंगे। अरे कर दो तुम, मैं तो तुम्हारे को बधाई देता हूं, जाओ, दिल्ली पड़ी है, वो सबका कमेटी के नायक हरपाल का कब्जा नहीं है।
कि उसका कब्जा हो, सबके लिए खुला है, कोई भी जाओ, कोई भी जाके धरना प्रदर्शन करो, पर मांगे तो पूरी करवा दो, ग्राउंड से बाहर भी निकलो, कभी एसी रूमों से बाहर निकालो, मेरे पे तो पंखा चल रहा है। तो भाई ये लेटर था। देखो मैं तो इतना कहूंगा, अपनी लास्ट बात कहूंगा भाई, अपना है सच्चे आदमी, जितना भाई मेरे को पता था उतना मैंने बता दिया। आज तक ना तो मेरे कई इस आजू में ना इस बाजू में कोई पेटीएम पाएगा ना गूगल पे पाएगा। आज तक 10 साल के इतिहास में मेरा बैंक अकाउंट किसी भाई के पास में नहीं, और आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। लाइव चल रहा हूं, लाइव में आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, सब कुछ चीजें हैं, सारा जागरूक कर रहा हूं। हर वीडियो से मैं लाखों पूर्व सैनिकों को तो नहीं जागरूक कर पा रहा हूं, पर 1 2 3 का तो को जागरूक करके उनको आशीर्वाद, उनको प्यार को तो ले रहा हूं कम से कम डेली। और जो कुछ वो नीले जो कागज के जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए पिछले दरवाजों से जाके पूर्व सैनिकों की मांगों को बेचते हैं, कम से कम मैं उनको भी झंझोरने का काम करता हूं कि अपनी आत्मा की सुनो, तुमने क्या करा। अरे मैं तो एक सच्चा आईना दिखा रहा हूं आप लोगों को, सुनो तो सुनो। अगर आपकी 70-75 साल उम्र हो गई है ना, चाहे गंगा नहा लो, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे 4 धाम की यात्रा कर लो, अगर मन में काड़ा है तो भाई कहीं परमात्मा नहीं मिल रहेगा। और अगर मन में प्यार है, ईमानदारी है और लड़ने का जज्बा है, अधिकारों के प्रति संघर्ष करने का जज्बा है, तो भाई लाखों पूर्व सैनिकों की प्यार, आशीर्वाद, दुआ और भाई 7.5 लाख माता बहनों का आशीर्वाद लेकर चलोगे, आने वाली 7 पीढ़ियां स्वर्ग में साझा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 7 पीढ़ियों तक हो जाएगा अगर इन सब का आशीर्वाद लेकर चल ले तो। पर तुम सब का गला घोट कर चल रहे हो तो मेरे बाप तुम्हारा कौन भला करेगा। आधे तो जो मेरे को गाली देते हैं, हफ्ते में 4 दिन तो ईसीएचएस क्लिनिक के चक्कर काट देते हैं, मेरे पास फोन आ जाते हैं। वैसे मैं किसी से मनमुटाव मेरा होता नहीं, जिसका फोन आता मैं उठा लेता हूँ। माँ कहाँ गए थे साहब, गर्मी ज्यादा, ईसीएचएस में गया था। माँ तो अच्छे बनो, अच्छे जाना ही नहीं पड़ेगा ईसीएचएस में, अच्छे बनो, अच्छे आशीर्वाद लो, जवानों के लिए लड़ो, खाओ 2-2 4-4 डंडे प्रशासन के। माँ क्या मजा आता है। माँ वो सबका कमेटी भी तो है पंजाब वालों की, 14 सालों से काट दिया। मैं उसमें कुछ नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में, भाई वो आते हैं हम भी चले जाते हैं उनके साथ में, क्योंकि मैंने 10 साल में उनसे ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। कोई ये नहीं है कि नहीं, पर मैं तो 10 साल से जुड़ा हूं, वो 14 साल से चल रहे हैं, इसलिए उनसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं था। कोई कोर्ट कचहरी के नाम से खा रहा है कि मैं आज मिलिट्री सर्विस पे का केस ले दूंगा, डिसेबिलिटी पेंशन का ले दूंगा, ये ले दूंगा, कुछ नहीं ले आऊं भाई। ये बनाते हैं बेवकूफ आप लोगों को, अपनी जेब भरते हैं, ये चलते हैं भाई। सबका कमेटी ने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा और 13 भी ने इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया उन्होंने। आंदोलन करके पूरे देश के सैनिकों को जगा दिया, आंदोलन को पूरा तोड़ दिया था, फिर भी वो नहीं हटे जंतर मंतर से। क्या कोई दूसरा आ सकता है? नहीं। अरे अगर वो पैसे ही लेते तो 13 लाख रुपए तुम क्यों लेके भाजते? पैसे तो उन्होंने इकट्ठे किए थे और तुम उनके 13 लाख रुपए लेके चले गई पूरे सैनिकों का। उन्होंने आंदोलन चलाया नहीं उस पे हमारे ये भाई भी नहीं बोलने वाले, देखो जो मेरे को देख रहे हैं। अरे कम से कम तुम तो बोल लो, तुम क्यों डर रहे हो भाई? गोल टोपी वाले से पूछो, यूट्यूबर चैनल वाले से पूछो, द्वारिका वाले वकील से पूछो इनसे। अरे वो 13 लाख रुपये तुम कैसे लेके भाग गई? अगर वो पैसे ही लेने कमाने के लिए आते तो 14 साल थोड़ी निकाल सकते। आज तक तो उनके ऊपर एक छीट नहीं लगी और ना आज तक लगी, पर इसके बारे में कोई भाई नहीं पूछता कि 13 लाख रुपये अरे गोल टोपी वाले भाई तू लेके चला गया, भाई साहब तू लेके चला गया। और भाई यकीन मानो, अगर इनको सैनिक समाज का कै भी बेरा हो, ठीक है भाई तुमने 28 साल करी होगी, 32 साल करी होगी, भाई अपन ने 15 साल करी है, पर 15 साल में मैं थाते ज्यादा ही जानता हूं। और आज 10 साल मेरे को बाहर हो लिया आए हुए, मेरे साथ के सूबेदार बन गए, मेरे साथ मेरे नंबरी, तो भाई मैं भी एक तरह से सूबेदार हूं जो मेरे नंबरी बन गए। तो तुम सूबेदार हो भाई, कोई भी है, मैं भी भाई
चलो मैं तो पेंशन तो मैं नायक की आया हूँ, पर मेरे साथी मेरे भर्ती वाले बन गए, अगर मैं भी रह जाता तो मैं भी बन जाता। अभी वो सर्विस कर रहे हैं तो वही बनेंगे, और कोई जाकर कोई बढ़िया थोड़ी बनेगा फौज में सूबेदार, जो नौकरी करेगा वो बनेगा भाई। मेरे तो नहीं थी, मैं अपने कर लिया, अभी सब ने कह देते हैं भाई राम राम चलो अपनी होगी पूरी, क्योंकि पीछे से किसी ने धक्का मारा हुआ मेरे कि भाई कपिल भाई अब आप चलो भाई, मैं नया आदमी हूं, मैं आपकी जगह लूंगा। देखो ये तो नियम है संसार का। और भाई वैसे भी आप पता है भाई, इन्फेंट्री यूनिट में तो 42 जेसीओ जो हैं, 850 से ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ है, तो सारे तो जेसीओ ना बन सकते भाई, तो रिटायरमेंट तो होना पड़ेगा जिसकी जिसकी है, क्योंकि कोई कोई वो है। तो भाई इनको अगर ABCD का ज्ञान हो, ABCD का ज्ञान हो, ये कोई लेटर दिखा दो मेरे को और मैं कम से कम 10 फाइल दिखा दूंगा, जो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के लेटर होंगे 10 साल, क्योंकि सबसे ज्यादा लेटर मेरे पास आते हैं सबका कमेटी के, क्योंकि मैं दिल्ली के नजदीक पड़ जाता हूं, और उनके पास भेजने की बजाय वो देख लेते हैं कि हरियाणा में इनका एक बंदा बैठा है भाई, मेरे पास भेज देते हैं सबसे ज्यादा। तो 10 साल में मेरे पास में सबका कमेटी के सबसे ज्यादा लेटर मेरे पास आते, क्योंकि उसमें एड्रेस मेरा भी लिखा हुआ। मेरे से पहले नलिन तलवार के पास में आते थे, दिल्ली में रहते थे, पर नलिन तलवार भी दूसरी जगह रहने लग गया। तो ये है भाई, बहुत बढ़िया लेटर है, मैं तो इसका धन्यवाद करता हूँ जितने भाई जुड़ रहे थे। बस इन कोट टाई और गोल्ड टोपी वालों से सावधान रहना। जो रिटायरमेंट होने के बाद में भी जो कंबाइंड ड्रेस की जैकेट बनवा के घूमते रहते हैं ना, ये भी एक तरह का गिरोह है, गिरोह। इन गिरोह वालों से, और ये गोल टोपी, तिरछी टोपी, बाएं टोपी और इनसे, बस इन आदमियों से सावधान रह जाना, और किसी के साथ में जाके धरना प्रदर्शन कर लेना। चाहे ये कौन है कि उस मेजर जनरल साहब के साथ में चले जाना, मैं तो उसकी भी सिफारिश करूंगा। इससे इनसे अच्छा चाहे उसके पाले में जाके बैठ जाना भाई। इन्होंने वो दिखा दिया अपना जो फंड था ना, वो पहले ही दिखा गए सितंबर में, पर धरना कामयाब रहा। मेरे को खुशी है, गर्व है कि धरना कामयाब रहा, बहुत जबरदस्त रहा। आने वाले समय में भी देखेंगे वो सब का कमेटी वाले, हम क्यों चिंता ले, अगर वो दिल्ली में आएंगे तो आप भी समय निकाल के जाके बैठ जाएंगे भाई, उनका हौसला अफजाई करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जितने भाई देख रहे थे, जसवंत कह रहा भाई सही कह रहा है, गोल टोपी वाला तो जयपुर में बैठा है, और क्या नाम है भाई, पर क्या मेरे समझ में ना आया, सिक्योरिटी एजेंसी का नाम बता रहा है। देख लो इतनी देर में मैसेज आ लिया गोल टोपी वाले का कि ये भाई सिक्योरिटी एजेंसी करके बैठा था, खून चूसा इसने हमारा। और मैं 2 सदस्यों का नाम ले दूंगा नहीं बे, ऑनरेडी कैप्टन जो उसका मित्र है, और दूसरा सूबेदार साहब जो वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में है, तंवर साहब जाके इनसे भी पूछ लेना इसकी सच्चाई, पूरा का पूरा आपको इसके पूरे कागज उनके पास में कि क्या है, क्या आदमी क्या नहीं है। और ज्यादा सच्चाई पूछनी है तो वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से पूछ लेना। 2018 में हिमाचल से चल अपने घर भाग जा, और हमारे वाला का भी भगाया था वहां से वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने। एक सूबेदार मेजर हमारे में भी बैठा है, उसको भी वहां से हिमाचल से भगाया था, और फिर उसको 2018 में वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने दिल्ली में प्रेस क्लब में उनकी एक प्रेस मीटिंग हुई थी, उसमें से भी हमारे वाले सूबेदार मेजर को बजाया था। तो कहने के लिए मैं किसी से दबता नहीं, अगर हमारे में कमी होगी तो मैं तो उनको भी कह दूंगा सूबेदार मेजर को पूछ लेना जाके, पंजाब में बैठा सूबेदार।